ये सिलेंट्रेटा वर्ड किससे बना हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड होता है, एक होता है कोइलॉन और एक होता है एंटेरॉन। कोइलॉन का मतलब होता है एक कैविटी और एंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो ये जो वर्ड बना हुआ है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से बना हुआ है। पहला है कोइलॉन और कोइलॉन का अर्थ होता है कैविटी। कैविटी का मतलब मानते हैं कि ब्लैंक स्पेस हो गया। और दूसरा वर्ड है एंटेरॉन और एंटेरॉन का मतलब होता है गट यानी कि इंटेस्टाइन हम कह सकते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है इंटेस्टाइन। ये वह सिलेंट्रेटा वर्ड का अर्थ हुआ है। सिलेंट्रेटा जो नाम देने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है ल्यूकर्ड। तो मैं यहीं पर नाम लिख देता हूं कि ये जो सिलेंट्रेटा नाम दिया था वो साइंटिस्ट का नाम है ल्यूकर्ड। ल्यूकर्ड ने इसे नाम दिया था इसके शब्दों के आधार पे। हर चीज को शब्दों से आप समझते जाएंगे, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। उसके अलावा हम बात करें इस एनिमल्स को, इन एनिमल्स को हम निडेरिया कैटेगरी में भी रखते हैं। निडेरिया में क्यों रखते हैं अभी शब्द को समझिएगा। निडेरिया, इन एनिमल्स को निडेरिया में भी रखते हैं। निडेरिया वर्ड बना है, ये बना है निडोम से, क्योंकि एक इसमें स्पेशल सेल्स होती है जिसको हम न्यूडोब्लास्ट बोलते हैं। इन न्यूडोब्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ही इन्हें निडेरिया में रखा गया है। और ये नाम देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है बर्थ हैचबैक। इन साइंटिस्ट ने इनका नाम रखा था निडेरिया। ये जो निडोम होती है इसकी डिटेल में भी आपको समझाऊंगा क्या होती है और इसका क्या फंक्शन होता है। क्योंकि सिलेंट्रेटा के एनिमल्स को हम निडेरिया में रखते हैं इसीलिए इन सिलेंट्रेटा की स्टडी को हम नीडोलॉजी कहते हैं। तो जब कभी भी आपको पूछा जाए व्हाट इज द मीन ऑफ नीडोलॉजी, देन वी कैन से द स्टडी ऑफ सिलेंट्रेट, स्टडी ऑफ सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? नीडोलॉजी। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। नीडोलॉजी की दो स्पेलिंग्स है, एक है नीडोलॉजी, एन से स्पेलिंग शुरू होती है, NIDOLOGY। वो नीडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेस्ट, पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन करना भी नीडोलॉजी कहलाता है। और यहां पर स्पेलिंग में क्या है, सी साइलेंट है, CNI यहां पर आप देखेंगे इसकी स्पेलिंग है CNIDOLOGY। ये नीडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द निडेरियंस और द सिलेंट्रेट्स। और जब ये लिखा हो NI, यहां C हटा दें, NIDOLOGY नीडोलॉजी, तो कहेंगे स्टडी ऑफ द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों आदि के जो घोंसले होते हैं उनका अध्ययन करना कहलाता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें कितनी स्पीसीज होती है। ये बहुत सारी स्पीसीज इसके अंदर होती है। हम कहते हैं लगभग 11,522 स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स रहते हैं। टाइप्स ऑफ द स्पीसीज की हम बात करें, न कि नंबर 11,522 होते हैं। अब हम बात करें कि कहां पर रहते हैं, इनके हैबिटेट के बारे में, कि ये एनिमल्स है वो कहां रहते हैं, किस तरह के वातावरण में रहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। तो हम कहेंगे ये जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मोस्टली एनिमल्स होते हैं मैराइन, बहुत कम होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में होते हैं, बहुत कम है। ओनली फ्यू स्पीसीज है जो कि फ्रेश वाटर में रहती है। मोस्टली कैसे होते हैं, ये मराइन एनिमल्स होते हैं। अब हम इसकी आदत को देखते हैं और आदत को हम क्या बोलते हैं, हैबिट बोलते हैं। यानी कि ये ग्रुप में रहते हैं या अकेले रहते हैं। तो दोनों प्रकार की नेचर होती है इनके। कुछ एनिमल्स होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं इनके, फ्री लिविंग हम कह सकते हैं, फ्री लिविंग नेचर के होते हैं, जैसे कि हाइड्रा। अभी हम इन सभी के बारे में डिटेल को पढ़ते जाएंगे, हाइड्रा क्या होता है, कैसा दिखता होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। इसी तरीके से हम बात करें, इसी का एक एनिमल है जो कि हम कहेंगे फ्री लिविंग नहीं है, वो है कॉलोनियल नेचर के अंदर रहता है, एक ग्रुप बनाकर रहता है जिसका नाम है फाइजेलिया। और इस फाइजेलिया है, इसके भी हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि फाइजेलिया है वो कैसा दिखता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है। सभी की डिटेल धीरे धीरे आगे आती रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम बात करें इनका लुकोमोशन, यानी कि ये गमन कैसे करते हैं, लुकोमोशन की बात करें, इनमें से क्या होगा, कुछ एनिमल्स होते हैं एक ही जगह पर, जैसे पेड़ एक जगह पर चिपका रहता है, ऐसे जंतुओं को स्थानबद्ध कहते हैं। स्थानबद्ध, स्थान से बंधे हुए, इंग्लिश में कहते हैं सेसाइल। और कुछ एनिमल्स होते हैं वो फ्री मूविंग होते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो यहां पर अभी आपको कुछ एग्जांपल्स के बारे में ध्यान रखेंगे। मैंने कहा लोकोमोशन में कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं,
वो कहीं भी माइग्रेशन नहीं करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं, जगह नहीं बदलते हैं। जैसे कि एक एनिमल होता है ओबेलिया, ये कहीं भी मूव नहीं करता है। लेकिन दूसरी ओर हम दूसरे एनिमल्स देखते हैं जो क्या होंगे, फ्री मूविंग होते हैं, जो तैरते रहते हैं, फ्री स्विमिंग कहते हैं या आप इसको फ्री मूविंग कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया। ओके, तो यहां पर हमने एक जनरल डिस्कशन किया सिलेंड्रेटा के बारे में, दैट व्हाट इज द मीन ऑफ द सिलेंड्रेटा, व्हाट इज द मीन ऑफ द निडेरिया, हु प्रपोज्ड नेम सिलेंड्रेटा। तो ये हमारे पास में एक जनरल इंफॉर्मेशन आ गई है सिलेंड्रेटा के एनिमल्स के हैबिट के बारे में और सिलेंड्रेटा के एनिमल्स के हैबिटाट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसकी स्टडी के बारे में, इसकी स्टडी के टाइप्स कितने होते हैं और ये एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, वो कैसे दिखते हैं। देखिए, अभी इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बॉडी है किस स्तर की है, तो हम यहां पर लिखेंगे कौन सा स्तर है, तो हम कहेंगे सेल एंड टिश्यू ग्रेड। इसका शरीर है सेल और टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अब आप कहेंगे कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, इसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो डाली गई है जिसका नाम है द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहां पर मैं आपको सरल सा कहें कि देखिए, आप शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, वो होती है कोशिकाएं। कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जब समान कार्य करने वाली सेल जुड़ती है तो उससे बनते हैं टिश्यूज या उत्तक बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। हमारी बॉडी में सिस्टम होता है ऑर्गन से बना हुआ है, तो हमारे शरीर का ग्रेड होता है, हम कहते हैं कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होता है। इसी तरीके से पोरीफेरा के एनिमल्स में सेलुलर ग्रेड होता है, मल्टी सेलुलर है, हर सेल अपना अपना एक सेपरेट इंडिविजुअल वर्क करती है। तो इनके बॉडी के अंदर क्या होंगे, सेल्स हैं जो आपस में मिलकर टिश्यूज में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें ऑर्गन से नहीं होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का एक बेसिक आधार है, बॉडी सेल और बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी कभी पूछा जाता है तो हम लिखेंगे सेल एंड टिश्यू। सिमिलरली एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो कि क्लासिफिकेशन से इसके कॉमन फीचर के रिलेटेड है, उसे कहते हैं सिमिट्री। ये जो एनिमल्स होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, ये होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं मोस्टली। यहां पर मैं लिख देता हूं, मोस्टली एनिमल्स कैसे होते हैं, ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं सिलेंड्रेटा के। परंतु कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि बाई रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, बाई रेडियल भी होते हैं, जैसे सी एनिमोन। सी एनिमोन, सी एनिमोन का एनिमल, सी एनिमोन जिसका मेट्रिडियम भी बोलते हैं, इसकी भी हम स्ट्रक्चर को देखेंगे और डिटेल को पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, सी एनिमल में बाई रेडियल सिमेट्री होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके बेसिक कैरेक्टर्स है। अभी हम बॉडी की संरचना के बारे में समझते हैं और इसकी बॉडी की संरचना को समझाने के लिए मैं एक हम कहेंगे टिपिकल एनिमल के रूप में मैं ले लेता हूं हाइड्रा को, और हाइड्रा के स्ट्रक्चर से आप डिटेल में समझ पाएंगे। हम और डिटेल में धीरे धीरे इसके सिस्टम को, रेस्पिरेशन और सभी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझेंगे। देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉडी फॉर्म, यानी कि इनके शरीर है उसकी शेप कैसी है। इन एनिमल्स की शेप के अकॉर्डिंग एनिमल दो तरह के होते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप के जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं सिलिंड्रिकल होते हैं, जबकि मेडुसा के एनिमल्स होते हैं वो डिस्क के समान होते हैं, जैसे कि ओरेलिया के अंदर होता है। अभी मैं एक बार आउटलाइन बनाता हूं बॉडी फॉर्म की, फिर आप इसको आराम से समझ पाएंगे। जैसे मैं यहां पर एक सी एनिमोन की आउटलाइन बना लेता हूं। यहां पे ये मान लेते हैं एक सी एनिमोन है और ये आ गया सी एनिमोन का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बना देता हूं। ये हो गया सी एनिमोन है, और हम यहां पर ये बात करेंगे कि इसमें क्या होगा। यहां पर होता है माउथ होता है और यहां पर है इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये है इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। तो इसकी बॉडी आप देखेंगे कैसी है, इसकी बॉडी की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये लगभग कैसा है, आपको सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा बेलनाकार दिखाई देता है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलिप बोलते हैं। ये बॉडी फॉर्म कौन सा है, पॉलिप है। ये भी एक क्लासिफिकेशन का बेसिक आधार है, वो इसके हम क्लासिफिकेशन को समझेंगे तो हम देख पाएंगे। दूसरा होता है डिस्क नुमा, यानी हम कहें अम्ब्रेला की तरह दिखाई देने वाले इसकी बॉडी फॉर्म होती है, जो कि ओरेलिया के अंदर पाई जाती है। ओके, तो यहां पर आप समझ पाएंगे इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक अम्ब्रेला होता है उस तरीके से ये दिखाई देता है। और यहां पे इसकी इंटरनल हो गया
गट का पार्ट है। और इन एनिमल्स में क्या होते हैं, नीचे की ओर है वो टेंटिकल्स या लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जिनकी डिटेल को तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बॉडी की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये वाली जो बॉडी फॉर्म होती है ये आपको कैसे दिखाई दे रही है, इसको आप देखेंगे तो ये ऐसा ऐसा जैसे आप अम्ब्रेला देखते हैं, अम्ब्रेला की तरह होता है ऐसी बॉडी से। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं मेड्यूसा। इसको हम बोलते हैं मेड्यूसा बोलते हैं। तो ये एनिमल्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं बॉडी के फॉर्म। एक होता है बेलनाकार सिलेंड्रिकल, जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। दूसरा हो गया डिस्क की तरह, हम डिस्क भी बोल सकते हैं, अम्ब्रेला भी बोल सकते हैं। डिस्क के समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेड्यूसा बोलेंगे। देन व्हाट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन दीज टू बॉडी फॉर्म। देखिए क्या होता है, इनके सिलेंड्रिडा के कुछ एनिमल्स में, सिलेंड्रिडा के कुछ एनिमल्स में केवल पॉलिप होता है, यानी कि वो सिलेंड्रिकल दिखाई देते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो केवल और केवल क्या होंगे, डोमिनेंटली डिस्क की तरह दिखाई देंगे। और कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में ये दोनों स्टेजेस आपस में अदला बदली करती रहती है। पॉलिप से बन जाता है मेड्यूसा, फिर मेड्यूसा से बन जाता है पॉलिप। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो देखें यहां पर इनमें डिफरेंस क्या है। हमने कहा कि पॉलिप होता है वो कैसा है, शेप में ये होता है सिलिंड्रिकल शेप में है, जबकि मेडुसा की बात करेंगे ये है डिस्क के समान है, या हम कह दें ये कैसा है, अम्ब्रेला के समान है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। सेकेंडली पॉलिप होता है जो रिप्रोडक्शन करता है, तो ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहां पर लिख देते हैं अपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इसमें स्पर्म्स बनते हैं, ओवम बनते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होता रहता है। ओके, इनकी बात करें तो ये मोस्टली क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। पॉलिप होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग नेचर के होते हैं, जब ये क्या कहते हैं ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनियल भी रहते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार के लिए, ये कैसे रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ये मोस्टली रहते हैं फ्री लिविंग होते हैं, और ये वाले क्या रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉलोनियल लिख सकते हैं। तो अभी हमने कहा कि रिप्रोडक्शन करके पॉलिप क्या बना लेता है, रिप्रोडक्शन से पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो पॉलिप से बन जाएगा मेडुसा का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो मेडुसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बन जाएगा, पॉलिप बन जाएगा। यानी इनमें क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ द मेटाजेनेसिस, देन वी कैन से दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स, दैट इज द पॉलिप एंड द मेडुसा in the cylindrate. The polyp body forms are the cylindrical in shape, while the medusa shows the umbrella-like structure or the disc-shaped structure. Polyp form are reproduced by the asexual reproduction and form the medusa, disc-shaped medusa. और ये जो medusa होता है वो sexual reproduction करके क्या बनाता है, polyp बना लेता है। और जब कभी जीवन चक्र के दौरान polyp और medusa दोनों अवस्थाएं आती है, एक के बाद एक आती है, तो हम उससे बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी अल्टरनेशन जनरेशन को बोलते हैं मेटाजेनेसिस बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है जो आपको ध्यान रखना है मेटाजेनेसिस के बारे में। अभी देखते हैं हम अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, समझने के लिए हम लेते हैं पहले हाइड्रा एनिमल को, और उसके बाद में हाइड्रा के माध्यम से हम डिटेलिंग को समझते रहेंगे कि एनिमल्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कौन कौन सी इसकी बॉडी में लेयर्स होती है। तो यहां पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं हाइड्रा का। आप देखते रहेंगे साथ साथ में एग्जाम में यह भी ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी में अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पर एक हाइड्रा है, और आप साथ साथ में इसके साथ साथ में डायग्राम को ड्रॉ करने का पैटर्न है उसको भी आप समझते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और आपको मार्क्स लाने में भी आसानी रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट है। यहां पर देखें एकदम टॉप के ऊपर इस जगह पर होता है इसका माउथ होता है, ये माउथ है जिससे ये अपना भोजन ग्रहण करेगा। और ये जो आगे का जो कॉनिकल पार्ट है जहां पर माउथ स्थित है उसे हम बोलते हैं हाइपोस्टोम बोलते हैं। हाइपोस्टोम, स्टोम का मतलब होता है माउथ, और हाइपो का मतलब माउथ के नीचे का पार्ट होता है। आप जानते हैं वैसे भी हाइपर का मतलब हाई होता है, हाइपो का मतलब कम होता है। तो हाइपोस्टोम यानी माउथ के नीचे का जो कॉनिकल पार्ट होता है उसे
हाइपोस्टोम कहते हैं। ये जो इसका पार्ट है इसका बॉडी का, उसको हम बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं, जिसकी सहायता से ये जुड़ा रहता है। और नीचे की ओर क्या होते हैं, इसमें इसका आधार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। अब देखिए यहां पे ये जो टॉप पर मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इसका नाम क्या है, ये है टेंटेकल्स। टेंटेकल्स। और हाइड्रा के जीवन में टेंटेकल्स का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होती है कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शक। स्पर्श करने वाले अंग है, स्पर्शक बोलते हैं टेंटेकल। ये क्या करेगा, जैसे हमारा हाथ होता है ऐसे हाइड्रा में ये टेंटेकल्स होते हैं। ये अपने शिकार को, प्रे को टेंटेकल्स की सहायता से पकड़ लेते हैं। और इनके टेंटेकल पर एक विशेष स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट। उस निमेटोसिस्ट से कांटे की तरह स्टिंगिंग करता है और अपने प्रे को ये बेहोश कर देती है। बाकी तो मैं स्ट्रक्चर मैकेनिज्म आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल केवल हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यहां पर ये क्या है, ये है इसके टेंटेकल्स है। ऐसे इसके शरीर में क्या होंगे, बहुत सारे टेंटेकल्स होते हैं ऐसे। ये हुई हाइड्रा की एक प्रारूपिक संरचना। अब हम ये समझते हैं इसकी बॉडी वॉल कैसी है। देखिए अंदर की तरफ मैंने आपको पहले ही बताया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि ये जितने भी सिलेंड्रेटा के एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी में एक स्पेशल कैविटी होती है और इस स्पेशल कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एक बार के लिए मैं नाम लिख देता हूं जिसको मैंने ऐसे पिंक कलर से बनाया है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं इसे। ओके, इसका नाम खुद ही बता रहा है कि इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों कहते हैं। गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, डाइजेशन होता है। जब हमारा पेट खराब होता है हम बोलते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि स्टोमक पेट से रिलेटेड है। तो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो वर्ड बना गैस्ट्रिक से, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड है। और वेस्कुलर का मतलब होता है संवहन करना। जैसे हमारे शरीर में होता है ब्लड वेस्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे वेस्कुलर का मतलब होता है सर्कुलेट करना। और गैस्ट्रिक का काम, यानी कि इसके शरीर में जो ये कैविटी है जिसको हम सिलेंड्रॉन भी कहते हैं, सिलेंड्रॉन कैविटी भी कहते हैं, उसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं, क्योंकि वो पाचन का और परिवहन, संचरण, संवहन का दोनों काम करता है, इसलिए बोलते हैं। देखिए अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हाइड्रा है मान लेते हैं मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं, इसकी जो वाल है इसकी इतनी सी वाल को मैं बड़ा बना देता हूं, फिर हम समझते हैं कि इसकी बॉडी की जो लेयर है, आउटर लेयर है, वो कैसी बनी होती है, बॉडी में लेयर्स कितनी होती है। On the basis of germ layer, animals are called as the diploblastic or the triploblastic. As we the mammals are the triploblastic because हमारे शरीर में क्या होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। हमारे गैस्ट्रोला में भी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होते हैं, इसलिए हम ह्यूमन बीइंग को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। इससे पहले जो हमने पोरीफेरा पढ़ा था उसमें पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म था, तो डिप्लोब्लास्टिक था। तो इसमें हम देखते हैं हाइड्रा में क्या है, बॉडी की दीवार में यहां पर मैंने ये जो पार्ट बताया इसको मैं थोड़ा बड़ा जूम करके बनाएंगे, अपने मैग्नीफाइड बनाएंगे, ये होती है डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका देखिए आप एग्जाम में आप कैसे इसको स्ट्रक्चर को बनाएंगे, यहां पर मैं बना देता हूं। पहले एक देखिए रफ सी हल्की सी लाइन बनानी है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस पैटर्न को समझना है ताकि आपका एग्जाम में प्रेजेंटेशन है वो अच्छा रहे। ये एक इसके बाहर की और लेयर है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये वाली लेयर क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। ओके, सिमिलरली इसके अंदर की और एक और लेयर होती है जिसको मैं देखिए कैसे बना रहा हूं, ऐसे। इस अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, ये होगी गैस्ट्रोडर्मिस है। यहां पर हम इसको थोड़ा सा शेडिंग देने का काम कर लेते हैं, उससे आपका जो डायग्राम है एग्जाम में वो स्पष्ट दिखाई देगा, ज्यादा क्लियरिटी के साथ में दिखाई देगा। इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस लेयर है, जैसे म्यूकस भरा रहता है वैसा, उसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। तो पहले लेबलिंग करते हैं हम। यहां पे हमने कहा ये वाली जो बाहर की लेयर है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस बोलते हैं। ये है आउटर लेयर है। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं ये लेयर कहां है, इसकी आउटर है। और ये किसके समजात है, तो हम कहेंगे ये एक्टोडर्म के समजात है, होमोजीनस, होमोलोगस कह सकते हैं। अंदर की तरफ जो ये लेयर बनी हुई है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, ये है गैस्ट्रोडर्मिस। अब आपको एग्जाम में अगर कंफ्यूजन होता है तो नहीं होना चाहिए। देखिए डर्म का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं डर्म का मतलब होता है स्किन। ये जो डर्म है, डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन।
अब ये भी आपको नहीं पता हो तो आपको ये पता है, टीवी में ऐड आता है डर्मी कूल पाउडर, डर्मी कूल, डर्म मतलब स्किन, कूल में ठंडा करना, यानी डर्म का अर्थ होता है स्किन। और यहां पर हमने क्या लिखा है, गैस्ट्रो, और डर्म का मतलब त्वचा यानी कि लेयर, स्किन की लेयर कौन सी, जो गैस्ट्रो यानी अंदर पेट की तरफ हो तो नाम क्या हो गया, गैस्ट्रोडर्मिस हो गया। ये बाहर की तरफ है तो एपिडर्मिस है। तो आप छोटी छोटी बातों से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आउटर है और ये कैसी होती है, गैस्ट्रोडर्मिस है, गैस्ट्रो की तरफ है, इनर है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, ये किसकी समजात है, तो हम ये कहेंगे यह एंडोडर्म की समजात है। जैसे एपिडर्मिस किसकी समजात है, होमोलोगस है, हमने कहा एक्टोडर्म के, तो ये होगी एंडोडर्म के। इन दोनों के बीच की लेयर की बात कर रहा हूं, ये वाली बीच की लेयर, इसे बोलते हैं मीजोग्लिया। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मीजोग्लिया। ये मीजोडर्म बना नहीं है, लेयर के रूप में नहीं बनी है, जिलेटिनस है, यहां पर जेल जैसा पदार्थ भरा रहता है। तो लेयर कहें तो एग्जैक्टली तो दो ही हुई, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। ये इसके बीच का इंटरमीडिएट जोन है, जिलेटिनस है। इसका काम क्या होता है वो भी पहले बता देता हूं आपको। मीजोग्लिया का काम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा तो इस एनिमल को मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा, समझ गए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसे मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा, स्लाइडली हम कह सकते हैं स्केलेटन की तरह काम करता है। एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस में देखें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। ये जो एपिडर्मिस है इसमें स्पेशल सेल्स होती है, यहां पे ये कुछ स्पेशल सेल्स है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ये वाली। और यहां पर एक इसमें स्पाइन स्टिंग निकला रहता है, इनको हम बोलते हैं नीडोसाइट्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। ये है निमेटोसिस्ट है, दंश कोशिकाएं स्टिंगिंग करने वाली है। डिटेल अभी शुरू करेंगे निमेटोसिस्ट के बारे में, उस समय डिस्कशन करेंगे। ये हो गया। इसके साथ साथ क्या होता है कि यहां पे कुछ सेंसरी सेल्स भी निकले रहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जैसे हमारे होते हैं, ऐसे यहां पे क्या होती है, सेंसरी सेल्स भी होती है। सेंसरी सेल्स संवेदनाओं का काम करती है, सेंसरी सेल्स। उसके अलावा देखें इसमें क्या होगा, कुछ स्पेशल और सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये निमेटोसिस्ट है वैसे ही इनमें और एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं निमेटोब्लास्ट। इसकी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर बाद ही। इसे क्या बोलते हैं, निमेटोब्लास्ट बोलते हैं। ये इनके अंदर स्ट्रक्चर होती है, किसमें, एपिडर्मिस में। डायग्राम में पूरी लेबलिंग आनी चाहिए, एग्जाम में कैसे लिखना है वो पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है अंदर की तरफ कौन सा, गैस्ट्रोडर्म है, इस पे क्या होगा, छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। ये वाले, ये क्या है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सीलिया। और ये सीलिया क्या करेंगे, हम कहेंगे वाटर का प्रोपल्सन। यहां पर मैं लिख देता हूं, वाटर को भी शॉर्ट में H2O लिख देता हूं। वाटर का करते हैं प्रोपल्सन करते हैं। प्रोपल्सन का मतलब इसके शरीर में गैस्ट्रोडर्मिस में यहां बहुत सारे क्या होंगे, ये सीलिया होंगे। सीलिया ऐसे प्रोपल्सन, यानी कि हम ये कहते हैं चप्पू चलता नाव चलाने के लिए वैसे चलते हैं, उससे प्रेशर क्रिएट होता है। और जो इसके गैस्ट्रोडर्मिस में जो वाटर है, बॉडी फ्लूइड है, वो बाहर की तरफ निकालने का काम आता है, एक्सक्रीशन काम आता है, ये काम करता है इसमें, ये सीलिया काम करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं इनके एपिडर्मिस की, जो गैस्ट्रोडर्मिस की सेल्स है, यहां पर कुछ ग्लैंड सेल्स भी होती है इस जगह पे, जहां पर देखिए मैं बना रहा हूं, यहां पर क्या होती है, कुछ होती है ग्लैंड सेल्स भी होती है, ये वाली ग्लैंड सेल्स है यहां पे। तो यहां पर क्या होती है, कुछ ग्लैंड सेल्स होती है जो ग्रंथियों का काम करती है। यहां पर ये मैंने जो ग्रीन कलर से बनाया है, ये क्या है, इसमें ग्लैंड सेल्स है। उसी तरीके से आप देखें यहां एक और मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, यहां पर देखो, यहां पे बीच बीच में से मैं ये उठा रहा हूं, ये है गैंग्लियन है, गैंग्लियोनिक पार्ट है, गैंग्लियोनिक पार्ट है। और ये गैंग्लियोनिक पार्ट होंगे वो दोनों लेयर्स में होते हैं, एपिडर्मिस में भी यहां पर होते हैं ऐसे,
ऐसे और गैस्ट्रोडर्मिस में होते हैं। इनको कहते हैं गैंग्लियन सेल्स बोलते हैं। इसका नाम क्या रखेंगे हम? गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स, ये वाला, ये येलो मैंने बनाया, ये है गैंग्लियन सेल्स है, ये वाली गैंग्लियन सेल्स है। ये है इस हाइड्रा की वॉल। इन एनिमल्स की जो टिपिकल हम कहेंगे बॉडी वॉल है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। बाहर एपिडर्मिस होगा, गैस्ट्रोडर्मिस होगा, इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर होती है वो आप समझ चुके हैं। ओके, अब देखिए अब आगे क्या शुरू करने वाले हैं, उस बात को समझो थोड़ा और डिटेल में। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज द प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट इन द सिलेंट डेटा। तो यहां पे देखिए एक और मैग्निफाइड पार्ट बना रहा हूं। ये वाला पार्ट है, इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया, जूम कर दिया। कैसा दिखाई देगा? यहां पे पहले इसका एक थोड़ा सा जूम पार्ट बना देता हूं। तो हमने कहा ये बाहर की और एक लेयर है इसमें। ओके, और इसके अंदर की तरफ भी एक लेयर है। मैंने अभी आपको बताया था गैस्ट्रोडर्मिस होती है, और इन दोनों के बीच में क्या होती है? इन दोनों के बीच में होते हैं मीजोग्लिया का पार्ट। तो पहले लेबलिंग कर देते हैं अपने। हमने कहा इसमें बाहर क्या है? ये है एपिडर्मिस है, ये वाली लेयर है एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस के नीचे ये मैंने येलो पार्ट बनाया है, ये क्या है? इसका मीजोग्लिया का पार्ट है। और मीजोग्लिया के नीचे सबसे इंटरनल पार्ट, ये जो पिंक कलर से हमने बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। ये हो गया गैस्ट्रोडर्मिस। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एपिडर्मिस में यहां पे देखिए जो मैं ये छोटे छोटे डॉट्स बना रहा हूं, ये क्या है? ये है नीमेटोसिस्ट, दंश कोशिकाएं हैं, जिससे ये अपने शिकार को, प्रे को स्टिंग करती है। ये दंश कोशिकाएं होती है टेंटिकल्स में। टेंटिकल्स में दंश कोशिकाएं निमेटोसिस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बॉडी पर भी होती है, रेस्ट ऑफ द बॉडी है वहां भी होती है। जैसे जैसे शरीर के ऊपर से नीचे आते हैं, यहां पर देखिए टेंटिकल्स में सबसे ज्यादा है स्टिंगिंग सेल्स। हाइपोस्टोम में जैसे जैसे नीचे जाओगे इनका नंबर घटता जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि निमेटोसिस्ट है वो केवल टेंटिकल्स पर होती है। आपको अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप लिखेंगे टेंटिकल्स पर भी होती है, और इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर भी होते हैं टेंटिकल। अब आप इसको समझो, इसी निमेटोसिस्ट को मैं और जूम कर देता हूं। चीजों को धीरे धीरे मैग्नीफाई करना है, डिटेल में पढ़ना है। इस निमेटोसिस्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, एक पहले कॉमन निमेटोसिस्ट बनाते हैं। देखो एग्जाम में डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह होती है कि आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायग्राम बनाने की। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे डायग्राम एक ही बार में बनेगा। ये मैं बना रहा हूं डायग्राम, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम शुरू किया था तब भी मेरे से ऐसे डायग्राम ड्रॉ हो रहे थे। टाइम लगता है, रफ कॉपी में बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो डायग्राम्स है वो अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी देखना है डायग्राम ड्रॉ कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उसी से आप फिर एग्जाम में बना भी पाएंगे, अदरवाइज काम नहीं होगा रट्टे रटाने से। डायग्राम को लर्न नहीं किया जाता, ये कोई रीडिंग करना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रफ कॉपी के अंदर। यहां पर देखो एक मैं बना रहा हूं कोन जैसी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये कोन जैसी स्ट्रक्चर है, और लास्ट के अंदर ये बन जाएगी स्प्रिंग की तरह, कोइलिंग हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर होती है किसकी? इस निमेटोसिस्ट की, जो स्टिंगिंग सेल्स होती है उसकी स्ट्रक्चर है। यहां पे इसमें एक होता है न्यूक्लियस होता है यहां पे, और उसके अलावा एक यहां पर स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती है। लेबलिंग करते हैं, आप समझ जाएंगे। ये एक ढक्कन है, इसे ढक्कन को क्या बोलते हैं हम? ओपरकुलम कहते हैं। ये जब ओपरकुलम खुलेगा तो अंदर से ये एक बारबल है, चाबुक की तरह स्ट्रक्चर, वो बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी वो तो हम देखेंगे अभी। यहां पर क्या है? ये है कोइल्ड बारबल्स कह दें, बार्ब कह दो, या हम कह दो स्टिंगिंग है, या हम ये कह दो और सरल भाषा में कहें तो विप, चाबुक नुमा स्ट्रक्चर है। और यहां पर क्या है? ये है इसका न्यूक्लियस, और ये वाली स्ट्रक्चर मैंने बताया इसका नाम है लेसो कह दो या लासो बोल दो। ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी? निमेटोसिस्ट की। ये स्ट्रक्चर किसकी आ गई है? निमेटोसिस्ट। ये अंदर का जो पार्ट है ना, ये वाला कहलाता है निमेटोसिस्ट।
अब देखो इंपॉर्टेंट बात, जब हाइड्रा के पास कोई ऐसा शिकार या प्रे आता है जिसके शरीर में ग्लूटाथियोन केमिकल हो, तो ये उसको बड़ा चाव से खाता है। ऐसा प्रे जिसमें ग्लूटाथियोन हो, उसको बड़ा चाव से टेस्ट से खाता है। अब ये कैसे होगा? जब इसके पास में प्रे आएगा तो देखिए क्या होने वाला है। इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा बना रहा हूं। देखो यहां से, ये अभी मैंने ऐसे ही आपको डायग्राम बना के बताया था, ये ऐसे मैंने डायग्राम बनाया था। थोड़ा सा देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूं। चेंजिंग में क्या हुई, ये जो ओपरकुलम था ढक्कन, ये ढक्कन क्या हो गया, बाहर की तरफ खुल गया जब कोई प्रे आया। और जब हाइड्रा को इन एनिमल्स को शिकार करना होता है तो क्या हुआ, ये ओपरकुलम है, ये खुल गया, ये हो गया ओपरकुलम। ओपरकुलम के खुलने पर क्या हुआ, इसके अंदर देखो आप, यहां पर ये फनल नुमा स्ट्रक्चर है, फनल की तरह ये उल्टी हो जाएगी। जैसे सॉक्स को उल्टा करते हैं ऐसे ही उल्टा हो जाएगा फनल नुमा पार्ट। उससे क्या होगा, इसके आगे की ओर एक निकलेगा साफ्ट, और इस साफ्ट के साथ में चाबुक नुमा स्ट्रक्चर निकलती है। ये विप लाइक स्ट्रक्चर है, वो बाहर की तरफ निकल जाती है। ओके, तो ये हो गया इसका क्या है, ये है इसका साफ्ट है। और ये क्या है, इसको हम कह दो इसका बार्ब कह दें, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, विप बोल सकते हैं, विप बोल दो। यहां पर भी क्या होंगे, कुछ स्पाइन निकले रहेंगे, इस जगह पे स्पाइन होते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं, स्पाइंस को, इसको बार्ब, ये हो गया। और इसके ऊपर क्या होगा, कुछ छोटे छोटे और कांटे नुमा स्ट्रक्चर हो गई, उसको हम बोलते हैं बार्बल्स। इन छोटे छोटे जो साफ्ट के ऊपर कांटे नुमा है उसको हम क्या बोलते हैं, बार्बल्स। तो ऐसे इसको हम कहते हैं, ये जो निमेटोसिस्ट होती है बाहर निकलती है और प्रे का शिकार कर लेती है और उसे बेहोश कर लेती है। फिर टेंटेकल्स पकड़ के इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ इसको बॉडी के अंदर डाल देंगे टेंटेकल्स की हेल्प से। तो ऐसे अपना भोजन है वो बना लेता है। समझ में आ गई बात? कहने की बात है, मैंने अभी आपको क्या क्या समझाया है। उधर मैंने समझाया था बॉडी फॉर्म के बारे में, पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में। यहाँ आपने बॉडी की स्ट्रक्चर को समझा है। यहाँ ये बॉडी की वाल है कि डिप्लोब्लास्टिक होता है, कैसे स्ट्रक्चर होती है। यहाँ हमने समझाया कि टेंटेकल्स कैसा है, ये जूम आउट किया, मैग्नीफाइड। फिर हमने बताया इसमें क्या होती है, निमेटोसिस्ट है, तो ये निमेटोसिस्ट का डायग्राम है। और निमेटोसिस्ट है वो ब्लास्ट कैसे होती है, शिकार कैसे करती है, उसके बारे में हमने समझाया है। तो ये पूरी जो आपको यहाँ पर मैंने लिख के दिया है, इतना आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देंगे ना तो एग्जाम में उससे ज्यादा तो आपको लिखना ही नहीं है। मैं एक बार पूरा बोर्ड आपको दिखा देता हूं। अब यहां पर जितना पूरा बोर्ड के ऊपर आपने लिख रखा है, इतना आपको एग्जाम में जब पूछा जाता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलेन डेटा, तो आप एक्सप्लेन कर देंगे इसके नाम के बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में, कॉमन फीचर के बाद में, और फिर यहाँ पे इसके बॉडी टाइप्स के बारे में, बॉडी फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं, और फिर आप ये स्ट्रक्चर करते हुए पूरा बता देंगे। तो ऐसा अगर आप इसको, मैं अभी साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके नोट्स भी पूरे एक साथ में तैयार हो जाएंगे। अब इसको क्लीन करते हैं और डिटेलिंग को देखते हैं। अभी हम देखेंगे सिलेंडर के एनिमल्स है उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं। जैसे डाइजेशन की बात करें, ये जो एनिमल्स होते हैं इसके डाइजेशन यानी कि पाचन की बात करते हैं, तो आप ये लिखेंगे कि इसका पाचन तंत्र होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। क्योंकि जैसे हाइड्रा के एनिमल्स है, अभी आपने देखा हुआ है, उसमें माउथ तो होता है लेकिन एनस नहीं होता है। जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा हाइड्रा अगर ड्रॉ कर देता हूं, तो हाइड्रा में आप देखेंगे ऐसी होती है बेसिक स्ट्रक्चर, और इसके सेंटर में क्या होती है, यहां पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, माउथ है, एनस नहीं है। यानी कि इसकी जो कैनाल है वो कैसी है, एक ब्लाइंड सैक के समान है। इसमें माउथ तो है परंतु एनस नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, यह इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेशन कैसे होता है उसको भी समझते हैं। यहां पर हम कहेंगे इसमें डाइजेशन के लिए कि इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर होने के बाद में क्या होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई प्रे एलिमेंट्री कैनाल में एंट्री कर जाता है तो सेल्स के बीच में, सेल्स के इंटरमीडिएट पार्ट में उसका डाइजेशन किया जाता है। छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर है इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर। फिर सेल्स के अंदर डाइजेशन होगा तो नाम क्या हुआ, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि सिलेंडेटा के एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है, माउथ होता है, एनस नहीं होता है,
इसलिए उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एक ब्लाइंड सैक बोलते हैं। पहले डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और फिर होगा इंटरनल। नेक्स्ट, 3 सिस्टम एक साथ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहला मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, देखिए रेस्पिरेशन। अगर ये हो गया बात रेस्पिरेशन, फिर यहां पर मैं वर्ड लिख देता हूं एक्सक्रीशन के बारे में, और फिर हम ले लेते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, इनको केवल आपको समझना है कि रेस्पिरेशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा। पहली बात, इन एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, तंत्र नहीं होता। तंत्र होगा कहां से, हमने पहले से कहा कि इसकी बॉडी का ग्रेड क्या है, सेल एंड टिश्यू ग्रेड है। ऑर्गन तो बने ही नहीं, ऑर्गन ही नहीं बने तो सिस्टम कहां से फिर बन जाएगा। ओके, तो हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होते हैं। लेकिन कैसा होगा फिर रेस्पिरेशन, हम कहेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसमें एक्सक्रीशन भी किससे होगा, यह भी होगा किससे, डिफ्यूजन के द्वारा होगा, विसरण के द्वारा होता है। और कहां से होगा, हम लिखेंगे बॉडी सरफेस से, शरीर की सतह से। सिमिलरली इनका भी क्या होगा, अगर कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है तो कहां से निकलेंगे, बॉडी सरफेस के साथ में। बाकी आप जानते हैं इसका जो माउथ होता है, इसका जो माउथ होता है वही माउथ का काम करता है, और उसी से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो हमने पहले ही कहा, इसकी सिस्टम नाम की चीज होती ही नहीं है। तो फिर इसके शरीर में क्या होता है, इसकी जो सिलेंट्रॉन कैविटी है, कौन सी, सिलेंट्रॉन कैविटी, सिलेंट्रॉन कैविटी ही सर्कुलेशन का काम करती है। इसीलिए हम इसकी कैनाल को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। इसकी सिलेंड्रॉन को हम एक और नाम क्या देते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। पाचन का काम भी कर रही है और संचरण का काम भी कर रही है, इसलिए हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, वो है इसका नर्वस सिस्टम। क्या है इंपॉर्टेंट, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कैसे होता है, आप सब कुछ डायग्राम में समझिएगा। यहां पर एक मैं सरल सा एक एनिमल बना देता हूं, अगेन हाइड्राई बना लेते हैं क्योंकि एक प्रारूपिक इसको समझाने के लिए बेस्ट है। ये हमने कहा था बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, इसके बारे में मैंने बता दिया था। और मैंने ये बताया कि अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्या, गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। यहां पे मैंने कहा कि बाहर की ओर क्या है, ये मैंने बॉडी वॉल में आपको समझाया था, ये है एपिडर्मिस, और अंदर की जो दीवार है उसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, और उसके बीच में हमने बताया एक जिलेटिनस जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। इस मीजोग्लिया के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, डिफ्यूज नर्व नेट होता है यहां पे। इसके एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में क्या होता है, नर्व नेट होता है, नर्व नेट होता है। अब इस नर्व नेट में क्या चीज है, दो स्पेशल पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला नर्व नेट होता है डिफ्यूज्ड, और दूसरा मैं ये लिख सकता हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये क्या होते हैं, नॉन पोलर बोल दो या हम बोल सकते हैं ए पोलर। अब नॉन पोलर ए पोलर का मतलब क्या होता है, इनके मान लेते हैं कि ये इसका न्यूरॉन है, इसका हम कह देंगे तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अगर किसी में एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के बारे में पता हो तो हम क्या बोलते हैं, उसको पोलर है। दोनों पार्ट का पता नहीं हो, एंटीरियर कौन सा है और पोस्टीरियर कौन सा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर बोलते हैं। इसमें क्या होगा, नर्वस सिस्टम कैसा है, हमारे शरीर में मान लेते हैं यहां पर ऑलपिन को चुबाया, ऑलपिन को चुबाने क्या होगा, हाथ पीछे जाएगा। पैर को कोई कांटा चुबा तो पैर ऊपर आता है। इनमें क्या होगा, बॉडी को कहीं से भी प्रिक करेंगे तो पूरी बॉडी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन कर देगी, पूरी बॉडी संकुचित हो जाएगी। यानी कि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नर्व इंपल्स नहीं चलते हैं। बॉडी को कहीं से भी अगर प्रिक किया जाएगा या ये कुछ डिस्कंफर्ट में आएगा एनिमल, पूरा एनिमल ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा, संकुचित हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डिफ्यूज्ड होता है, नॉन पोलर और ए पोलर टाइप का होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन।
यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करो तो कुछ पॉइंट्स आपको विशेष ध्यान रखना है मल्टीपल चॉइस के आधार पे। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो पहले मैं यहां पर नाम लिख देता हूं कौन कौन सा होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था बॉडी फॉर्म के बारे में कि पॉलिप होता है और मेड्यूसा होता है। पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बनाता है और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बनाता है। यानी कि इनके जीवन में सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप के सिस्टम होते हैं, पहली बात। दूसरा बात करेंगे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा। कुछ एनिमल्स में इंटरनल होगा और किसी में क्या होगा, एक्सटर्नल। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग सिस्टम है। तो यहां पर अपने लिख देते हैं क्या कि कुछ एनिमल्स में इंटरनल भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो कुछ एनिमल्स में क्या होगा, एक्सटर्नल है निषेचन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। डेवलपमेंट की बात करो तो हम कहेंगे इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था उत्पन्न होती है। अभी बताता हूं कौन कौन से लार्वा इनमें बनते हैं। तो हमने कहा कि इसके जीवन चक्र में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी इसमें लार्वा बनते हैं। इन एनिमल्स के जीवन चक्र में लार्वा अवस्था आती है, लार्वा होते हैं, इसलिए ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा इसमें लार्वा होता है, प्लेन्यूला लार्वा होता है और उसके अलावा हाइड्रूला लार्वा भी बनता है। प्लेन्यूला और हाइड्रूला लार्वा बनते हैं। प्लेन्यूला लार्वा किस में बनता है, ओबेलिया में बनता है। ये हाइड्रूला भी किस में बनता है, ओबेलिया के अंदर ये लार्वा अवस्था बनती है। इसी तरीके से हम बात करें ओरिलिया की, स्काइफो स्टोमा लार्वा, और एक और है वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं ईफायरा लार्वा। ये लार्वा किस में बनते हैं, ये बनते हैं ओरेलिया में। ओरेलिया, ये है ओरेलिया में। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि सिलेंड्रेटा के एनिमल्स होता है उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया, ये एनिमल्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पर्म और ओवम बनते हैं। मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, लार्वा स्टेजेस बनते हैं। ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, पॉलीमॉर्फिज्म। यहां पर लिख देता हूं मैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जब कॉलोनी, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एनिमल्स कॉलोनी में रहते हैं, इसके जो कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं, कॉलोनियल जो एनिमल्स होते हैं कॉलोनी में रहने वाले, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल। तो कॉलोनियल एनिमल्स क्या ग्रुप में रहते हैं और ये आपस में एक दूसरे से काम को बांट लेते हैं। काम को बांटना कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर। काम को बांटना क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, काम को बांटना। तो जब ये एनिमल्स एक समूह में रहते हैं, ग्रुप में, कॉलोनी में रहते हैं, तो अपने काम को बांट लेते हैं, तब इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, इनके बॉडी के फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था में ये जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जॉइड्स बोलते हैं, जॉइड्स। और जॉइड्स के लिए हम कहेंगे 3 तरह के इसमें जॉइड्स होते हैं कॉलोनी में। जैसे मैंने कहा गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनेडोजॉइड्स, ये डिफरेंट एनिमल्स के फॉर्म हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। ऐसे ही डेक्टाइलोजॉइड्स। तो कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, काम बांट लेते हैं। जैसे जो डाइजेशन का काम करते हैं, यानी कि फूड का, न्यूट्रिशन का, डाइजेशन का, उनको कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रो का मतलब गैस्ट्रिक, यानी कि पेट से होता है, स्टोमक से होता है। गोनाड्स हो गया, यानी कि वो जो कि रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे रिप्रोडक्शन में, तो उसे बना हुआ है गोनोजॉइड से। डेक्टाइलो का मतलब होता है स्पर्श करना, पकड़ना, ऐसे। तो ये इनके पॉलीमॉर्फिज्म, कॉलोनियल एनिमल्स होते हैं, वो डिफरेंट मॉर्फ्स में रहते हैं, तब उनके कॉलोनी के इंडिविजुअल को बोलते हैं जॉइड्स बोलते हैं। और काम के आधार पे हमने कहा गैस्ट्रोजॉइड होता है, गोनेडोजॉइड होता है और
डक्टाइल जोड़ रहता है। अब हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, इसमें कौन कौन सी क्लासेज आती है और एनिमल के कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। निडेरिया के एनिमल्स क्या है? हाइमन नामक साइंटिस्ट था, हाइमन, इन्होंने 1940 के अंदर सिलेंड्रेटा का एक क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया था, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसकी 3 क्लासेज है, हाइड्रोजोवा, स्काइफोजोवा और एंथोजोवा। हाइड्रोजोवा, स्काइफोजोवा और एंथोजोवा। पहले नाम को बताता हूं, एंथोजोवा, एंथोज का मतलब होता है फ्लावर, फूल के समान एनिमल्स। एंथोजोआ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एंथोज और जून। एंथोज मीन्स होता है फ्लावर, तो फ्लावर शेप्ड हो गया, नाम हो गया एंथोजोआ। स्काइफोज, स्काइफोज का मतलब होता है डिस्क, अम्ब्रेला, डिस्क की तरह है, इसलिए नाम क्या रखा गया? स्काइफोजोआ। हाइड्रोजोआ, हाइड्रोज ये तो पॉलीफॉर्म में होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया। अभी हम इनमें तीनों में डिफरेंस देखेंगे क्या क्या होते हैं, बाकी इसमें कुछ टेक्निकली नहीं है समझाने की बात। हाइड्रोजोआ के एनिमल्स होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं, रेयरली होते हैं फ्रेश वाटर में, जबकि स्काइफोजोआ और एंथोजोआ के एनिमल्स होते हैं वो मैराइन होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम का। सिमिलरली हमने कहा कि हाइड्रोजोआ के एनिमल्स क्या होते हैं? पॉलिप भी हो सकते हैं और मेड्यूसा अवस्था में भी हो सकते हैं, जैसे कि ओबिलिया। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों है। अब पॉलिप और मेड्यूसा क्या है, ये मैंने आपको बॉडी टाइप्स में बता दिया था कि पॉलिप होता है सिलिंड्रिकल होता है और मेड्यूसा होता है डिस्क की तरह होता है। जबकि स्काइफोजोआ है वो डोमिनेंटली मेड्यूसा फॉर्म में रहता है, डोमिनेंटली मेड्यूसा फॉर्म में रहता है, और जबकि एंथोजोआ वो क्या रहते हैं? पॉलिप में रहते हैं। ये केवल और केवल पॉलिप में रहता है, ये मोस्टली मेड्यूसा में रहता है। इनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस आती है। रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल्स बनती है उनकी बात करें, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसमें रिप्रोडक्टिव सेल हाइड्रोजोआ में किससे बनती है? एपिडर्मिस से। स्ट्रक्चर में बता चुका हूं एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस क्या होती है, इसलिए दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। इनमें गैस्ट्रोडर्मिस यानी एनिमल की बॉडी वाल की अंदर की जो लेयर है जिसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, उससे रिप्रोडक्टिव सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ये हमने बात बताई है। ये एनिमल्स होते हैं कोरल्स का सीक्रेशन करते हैं। आपने बना हुआ ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द कोरल्स क्या होता है? ये एनिमल्स कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं, जिसे जुड़ करके एक बड़ी चट्टान की तरह बन जाता है, जिसको हम कोरल्स कहते हैं। कोरल्स की अलग से वीडियो आएगी कोरल रीफ के बारे में, तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कोरल रीफ के बारे में। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल्स है आप देखेंगे, साथ साथ में यहां पर फोटो लगाते रहेंगे अपने। यहां पर देखिए, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है, साथ साथ में आप पिक्चर को देखते चलेंगे। ओबिलिया इसका एक पर्टिकुलर एक फेमस एग्जाम्पल है। फाइजेलिया, इसको हम कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, है ना, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। पुर्तगाली जो लड़ाके सैनिक होते हैं उनकी टोपी के समान इसकी स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या बोलते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। बाकी आप प्रैक्टिकल के अंदर इसके बारे में समझ पाएंगे। वेलेला, पोरपिटा और स्टाइलेस्टर। सिमिलरली बात करो स्काइफोजोआ का सबसे फेमस जो एग्जांपल है उसे हम बोलते हैं ओरेलिया। फोटो में आप देख पाएंगे ओरेलिया कैसा दिखता है। ओरेलिया को बोलते हैं जेलीफिश। जेलीफिश क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया इन एनिमल के शरीर में बाहर होता है एपिडर्मिस, अंदर गैस्ट्रोडर्मिस, उसके बीच में होता है मिजोग्लिया, जेल लाइक होता है। तो इन एनिमल्स में मिजोग्लिया मोटा स्तर होता है, मोटी लेयर, थिक लेयर होती है, इसलिए जेल के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जेलीफिश कहते हैं, राइजोस्टोमा। सिमिलरली एंथोजोआ की मैं बात करता हूं, सभी के आप फोटो देखते हुए जाएंगे। गोरगोनिया, गोरगोनिया को कहते हैं सी फैन। पुराने जमाने में हवा खाने के लिए एक पंखी होती थी, ऐसे हाथ से हिलाते थे, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई देती है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं गोरगोनिया या सी फैन बोलते हैं, समुद्री पंखा। पिनेटुला, इसको बोलते हैं समुद्री कलम, सी पेन। कलम कौन सा? आप इसकी शेप को देखो, आप कैसा ये दिखाई देता है। इसमें तुलसीदास जी का जो पेन था, मोर पंख से तुलसीदास जी लिखते थे, उसी के समान ये दिखाई देता है, तो ये सी पेन है। एल्सायोनियम, डेड मैन फिंगर कहते हैं, कॉमन नेम है डेड फैन फिंगर। कोई व्यक्ति मर जाए तो अंगुलियां कैसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वैसी इसकी शेप दिखाई देती है, इसलिए एल्सायोनियम को हम क्या बोलते हैं? डेड मैन फिंगर बोलते हैं। और फंजिया, तो ये सभी जो एनिमल्स हैं प्रैक्टिकल में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के अंदर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपका सिलेंड्रेटा कंप्लीट हो गया। अभी हम एक और बाद में वीडियो अलग से आएगी सिलेंड्रेटा का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है कोरल्स के बारे में, और कोरल रीफ कैसे होती है। और वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में इसके जो एमसीक्यूज है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल ड्राइव के लिंक को क्लिक करके।